My dear all students, welcome in my video lecture section. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. पिछले वीडियो लेक्चर सेशन में हम लोगों ने इंटरनेट के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वेब 1.0, वेब 2.0 की बात की। इसके अलावा इंडिया में इंटरनेट का रिवोल्यूशंस की बात की है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो ये था कि साइबर मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और वेब मीडिया में क्या अंतर है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अब जो मैं इस सेशन में बात करने जा रहे हैं, हम लोग जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने जिस तरह से बात किया कि साइबर मीडिया क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, और साइबर मीडिया जो वो के कंटेंट होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है। तो हम लोगों ने एक तरह से ये जानने की कोशिश की कि साइबर मीडिया किस तरह से काम करता है और काम करने के उनके तरीके क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या है, साइबर मीडिया के डिसएडवांटेज क्या है। ये तमाम पहलुओं पर हमने पिछले जो क्लासेस थे हमने ये जानने और समझने की कोशिश की। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है ये कि हम साइबर मीडिया के लिए जब अगर काम कर रहे हैं, अगर साइबर मीडिया के लिए अगर हम वेब मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो वेब मीडिया के लिखने के तौर तरीके, उनकी भाषाएं, उनकी लैंग्वेज, उनके जो एक ग्रामर है, उनके जो कुछ डिसिप्लिन है लिखने के तौर तरीके के, इसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आम तौर पे आपको पता होगा कि जो प्रिंट मीडिया के जो लिखावट होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो लिखावट होती है वो बहुत अंतर माना जाता है। चूँकि प्रिंट में स्पेस ज़्यादा होता है, उसमें जो अपने हिसाब से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, टाइम स्पेस ज़्यादा होता है। उसके बाद जो लिखने का जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए सिलेक्शन ऑफ वर्ड उसी तरह से किए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे जो वाक्य हैं वो लिखे जाते हैं। इसी तरह से वेब जर्नलिज़म में भी है कि जो साइबर मीडिया है के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो साइबर मीडिया में उनके लिखने की शैली, उनके लिखने के तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आई होप आप हर जो हमारा जो लेक्चर है उसको आप समझते होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज आप लोग भी कर लिया करें, ताकि जब आपको मैं बता रहा हूँ तो वो उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लेक्चर शुरुआत करने से पहले आप लोगों को आपके सिलेबस, आपके कोर्स कोड, आपके तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों को देता हूँ इसके थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपका कोर्स नेम BAJMC है। कोर्स कोड जो है BJMC 4104 है। सेमेस्टर फर्स्ट है। सेशन जो है 2020 और 21 है। सब्जेक्ट नेम इंट्रोडक्शंस टू जो इंटरनेट एप्लीकेशन मीडिया। फैकल्टी नेम आशीष है, और मेरा ईमेल आईडी आप लोग को पता है, आशीष कुमार जौहर @bbdu.ac.in। ये जो हमारा ईमेल आईडी है, इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके कोर्स का सिलेबस है, इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया। इसमें जो हमें पढ़ना है 4 मॉड्यूल में जो चीज़ें पढ़ाई करनी है। पहले मॉड्यूल में इंटरनेट फॉर इंटरेक्टिविटी है, IT फॉर मीडिया है। मॉड्यूल थर्ड में लेआउट हमें पढ़ना है। मॉड्यूल 4 में DTP एंड प्रिंटिंग पढ़ना है। तो मैं
साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया का सिलेबस है काफ़ी प्रोफेशनल तौर पे तैयार किया गया है। और जब आप प्रोफेशनल तौर पर कहीं काम करने जाएंगे तो आई होप ये सिलेबस आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको ये जो हेल्प नहीं करेगा। तो इसमें सारे चीज़ पढ़ना, अगर कॉम्पिटिशन्स लेवल पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत काम आने वाला है। जनरल फॉर्म में जो जनरल यूजेस में जो क्वेश्चन एराइज होते हैं वो भी हमें इस सिलेबस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले जो भी हमारा लेक्चर है इस इन्हीं सब चीज़ों पर था। सिंपल फॉर्म में इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हमारा जो मुद्दों पर जो था वो बातचीत था। फिर वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड पोर्टल। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस है तो हम तभी पढ़ रहे हैं। ये जनरल चीज़ें क्वेश्चन है और मुझे इसी सिलेबस की सबसे बड़ी खासियत लगती है कि जो जनरल जो हमारे अंदर क्यूरियसिटी जो क्रिएट होती है कि व्हाट इज़ द वेब पोर्टल, व्हाट इज़ द वेबसाइट। तो कभी कभी ये होता है कि मुझसे भी बच्चे पूछते हैं, मुझे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं कि वेबसाइट्स क्या होता है। तो मैं एक्सरसाइज कर कर ये चूँकि उनको बताता हूँ। या पोर्टल क्या है, तो पोर्टल तो मुझे पता भी नहीं था कि पोर्टल्स के इतने सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, फीचर्स हैं। तो पोर्टल किसे कहते हैं, तो जब आप लोगों को मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना तब मुझे इसके डिफरेंसेट से पता चला कि वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या अंतर होता है। तो ये तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इस सिलेबस के थ्रू हमें मिलने वाला है और बहुत ही लिक्रेटिव है, बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है ये सिलेबस। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे अगर आप कहीं सोशल मीडिया पर जाते हैं तो ये और भी बेनिफिट हो जाता है। अब है कोर्स ऑब्जेक्टिव। should students should have the knowledge various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of design to various form of visual design, लर्निंग आउटकम को समझते हैं। To understand computer and its operation, basic internet application in the media and various internet tool for fast disseminations of news, video and picture. To analyze the difference between conventional and new media. To understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media. To understand basic of design and graphics and able to apply different types of layout for different media uses. To give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphics communications for print media। तो ये आपके लर्निंग आउटकम है। आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस के पढ़ने के बाद आपको क्या क्या सीखने के लिए मिल जाएगा। डेफिनेटली ये सिलेबस इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा तैयार किया गया है। एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। सोचिए अब डेस्कटॉप से पब्लिशिंग कैसे किया जाता है, उसकी प्रिंटिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को हमें समझने का मौका मिलेगा। अब है हाउ टू राइट फॉर साइबर मीडिया। The and discussion in a previous section, cyber content varies from print content in many ways. Therefore, it can be said that the writing for web media is also very different from writing for magazine or newspapers. Web writer need to take into consideration several factors while writing for web, and all the factors are based on what kind of content cyber media demand. तो साइबर मीडिया को लिखने के लिए अगर वेब जर्नलिज्म के लिए हम लिख रहे हैं, वेब मीडिया के लिए लिख रहे हैं, तो ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स से टोटली डिफरेंट होता है। मैगजीन्स और जैसे न्यूज़पेपर के लिए हम लिख रहे हैं या न्यूज़ मैगज़ीन के लिए लिख रहे हैं, तो ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वेब जर्नलिज्म में बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात यानी मिनिमम वर्ड्स एंड मैक्सिमम
एक्सप्रेशन होनी चाहिए, वर्ड का जो सिलेक्शंस होना चाहिए बहुत कैची होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, आपको क्लिस्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है किसी भी तौर पे। उसके बाद जो वर्ड जो है उसके मैक्सिमम साइज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स होना चाहिए, ताकि जो सब्सक्राइबर है जो आपके पढ़ने वाले हैं वो बोर फील ना हो। तो ये सब चीज़ को बहुत ध्यान में रखा जाता है, ज़्यादा क्लिस्ट वर्ड, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का हम जिस कंटेंट में लिख रहे हैं उस कंटेंट्स के जो वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए, अन्यथा जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो वो पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें अच्छे से समझ में ना आए, ऐसा ना होना चाहिए। अच्छे से समझ में ना आए इसलिए अच्छे से समझा कर लिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख दे। तो इसलिए वेब जर्नलिज़्म मीडिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप किस रूप में लिख रहे हैं। बहुत कैची वर्ड्स, बहुत मिनिमम लाइन, मैक्सिमम एक्सप्रेशन होना चाहिए, वर्ड सेलेक्शन सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य को लिखने आना चाहिए। तो ये सब जो है ये साइबर मीडिया के लिखने के तौर तरीके हैं। खासकर आप एग्ज़ाम्पल के भी तौर पे देख सकते हैं कि आप जैसे प्रिंट मीडिया का आप कोई एग्ज़ाम्पल ले लें और प्रिंट न्यूज़पेपर में देखें, वही खबर को आप अगर वेबसाइट पर देख रहे हैं किसी वेब पोर्टल पे या किसी वेब न्यूज़ जो है पोर्टल है उस पर देखेंगे ऑनलाइन न्यूज़ पे, तो वो खबर बहुत ही डिस्क्राइब फॉर्म में रहेंगे लेकिन लेंदी नहीं रहेंगे। मतलब 100 अगर वो कहा, अगर प्रिंट में वो खबर अगर हाफ पेज में है तो ऑनलाइन में वो मैक्सिमम जो वर्ड जाएगा वो 150 से 200 जाएगा। तो इमेजिन आप कर सकते हैं कि वेब जर्नलिज़्म को, वेब पोर्टल्स को लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए है ना, copies need to kept short unless user visit the particular web page with the intentions to read. He or she won't read more than a line or two. The longer the copy, less likelihood it will be read. Keep it simple. Keep the short copy simple. Do not complicate the story so much so that the readers would have to think about what you have written, because web readers won't stop to think about what you have written. They will simply skip the story. One key ideas can be effectively conveyed in the 2-3 lines. You can also get two ideas if both the ideas are simple, but don't put in three ideas because the readers may then not even understand the first ideas probably. If you feel that the reader might wish to know more about the stories, then added hyperlink to the pages. तो इसलिए हमेशा सिंपल लिखने की कोशिश करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब है हाउ टू राइट साइबर फॉर मीडिया। कीप इट सिंपल, वही है, सिंपल लिखे। Keep the short copy simple. Do not complicate the story so much so that the readers would have to think about the you have written, because web readers won't stop to think about what you have written. They will simply skip the story. One key idea can be effectively conveyed into 3 lines. You can also get two ideas if both the ideas are simple, but don't put in 3 ideas because the reader may then not even understand the first ideas properly. If you feel that the reader might wish to know more about the story, then added hyperlink to the pages. If your page demand a long copy, then make sure you organize the copy effectively. Even if the readers expect a long copy, he may not read it all through.
So try to divide the copy by breaking a paragraph and using distinct idea into distinct paragraph with the proper subhead and bullet. तो ऑर्गेनाइज वे में भी कॉपी को लिखना चाहिए, एक प्रोसेस तरीका है। If your page demand long copy, then make sure you organize the copy effectively. Even if the reader expects long copy, he may not read it all through. So try to divide the copy by breaking paragraph and using distinct idea into distinct paragraph with proper subhead and bullet. तो उसको क्या करना है कि किसी भी विषय को हेड और सब हेड में तोड़कर हमें लिखना है, ताकि जो आपके यूजर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़कर और उसे बहुत इंटरेस्ट से के साथ पढ़ सके। डोंट बोरिंग, राइट लाइवली कॉपी विथ लाइट unassuming tone. If your copy is boring however informative it may be, the reader will not stick to it. मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से बहुत इंटरेस्ट फैक्ट के साथ आपको लिखने आना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा जो होता है चैलेंज होता है साइबर मीडिया के लिखने के लिए। नो योर ऑडियंस, आप जिसके लिए लिख रहे हैं, आप जिस कंटेंट जिस संदर्भ में लिख रहे हैं, ये पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस क्या है। सपोज़ अगर आपका ऑडियंस फिल्म के लिए आप लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि ये जो फिल्म के ऑडियंस है वही पढ़ेंगे, हमारे ऑडियंस हैं पढ़ने वाले। तो फिर ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाकर उनके शब्दों के साथ उनके जो सेलेक्शंस वर्ड है वो फिर ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं। अगर आप बहुत बड़े स्टोरी लिख रहे हैं, लॉन्ग स्टोरी लिख रहे हैं, तो हेड सब हेड में तोड़ कर उसे लिखें ताकि एरिया इंटरेस्ट बन सके उनको पढ़ने में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर टारगेट रीडर्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच आउट टू एवरी वेब यूजर। ठीक है, योर कॉपी शुड एड्रेस योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडर डायरेक्टली, stress on their particular need and offer them informations accordingly. तो आप अपने ऑडियंस के बारे में अच्छे से जानने, तो इसके लिए जानने के लिए आप ऐसा कोई वर्ड का सिलेक्शंस वर्ड यूज़ ना करें जिससे कि उनको पढ़ने में कोई स्ट्रेस फील हो। छोटे छोटे वाक्य को लिखे, हेड सब हेड में तोड़ कर लिखे, इससे एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका बना रहेगा। Don't try to preach, trying sticking to fact without putting into too much of your own. Do not try to talk down to the reader. They are a smart individual who wouldn't like to be told what to do. तो ये भी कोशिश किया जाए कि कभी भी किसी को किसी तरह से प्रीच ना करना है। जो फैक्ट फिगर है उसको साथ आप रखें। ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर्स में आपसे हम फिर बात करेंगे किसी लेकर, लेकिन आपको पता ही है कि मैं लेक्चर समाप्त करने से पहले एक बार रिमाइंड करता हूँ। तो चलिए रिमाइंड करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाउ टू राइट फॉर साइबर मीडिया। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें थोड़ा सा ऐड करते हुए इस सेशंस को थोड़ा सा और आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूं। हालांकि मैंने उसमें एंड आप लोगों को करवाया था कि उस सेशन में हम ऐड करेंगे, लेकिन फिर मैं आगे इसको बढ़ाते हुए कि थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और इसको साइबर मीडिया को अच्छे से ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अब है कि कन्वेंशनल मीडिया और न्यू मीडिया, ये दोनों में अंतर क्या है। कन्वेंशनल मीडिया और न्यू मीडिया किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कन्वेंशनल मीडिया पर कि जो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, डेट इज़ कॉल्ड द कन्वेंशनल मीडिया। जो न्यू मीडिया है
न्यू मीडिया में जैसे सोशल मीडिया को ही न्यू मीडिया कहा जाता है, तो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, ये सब सोशल मीडिया के पार्ट हैं, न्यू मीडिया इन्हें कहा जा रहा है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल मीडिया है उसके जो तौर तरीके काम करने के अलग हैं, न्यू मीडिया के अलग तौर तरीके हैं काम करने के लिए। कन्वेंशनल मीडिया फास्ट है और न्यू मीडिया उससे भी सुपर फास्ट है। तो हालांकि कन्वेंशनल मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्रिंट या प्रिंट को हटा ही दे आप, रेडियो और टेलीविज़न, तो रेडियो टेलीविज़न फास्ट है नो डाउट, बट न्यू मीडिया के आने से क्या हुआ, कन्वेंशनल मीडिया में एक नई उड़ान मिल गई। तो कन्वेंशनल मीडिया का यूज़ जो है न्यू मीडिया के तौर पर किए जाने लगा। न्यू मीडिया में हम कन्वेंशनल मीडिया की यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक न्यू मीडिया है, उसमें जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनलों का जो है उसमें लाइव शो चलता है, जैसे डीएनए जो आते हैं फेसबुक पर आते हैं और वो लाइव शो चलता है। तो ये कन्वेंशनल और न्यू मीडिया में ये बेसिकली अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। We have learned a lot about communication, various media form used for communication, as well as the use of communication in our day-to-day life. But it is important to understand that communication is not only confined to print, television, radio, photography, internet, etc. There are other ways of communication which exist in different form in and around us. तो ये जो कन्वेंशनल मीडिया है ये सब एक पार्ट है। Even today, if you will find villages where there is no proper electricity, people in such places might not be able to view television or access the internet. Similarly, illiterate people will not be able to read newspaper or magazine. However, this does not mean that they do not communicate. They have also developed different ways of communication depending upon the local language and culture. अब ट्रेडिशनल मीडिया किसे कहते हैं? They are non-electronic medium which work as a part of our cultures and as a vehicle of transmitting traditions from one generation to another generation is called traditional media। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स को जो हम कल्चर्स को जो यूज़ करते हैं उसको ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया thus represent a form of communication implying vocal verbals to the society or a group of society from one generation to musical and visual folk arts from the transmitted another। तो ये ट्रेडिशनल मीडिया है। ट्रेडिशनल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इस पर आप अगर बात करें ट्रेडिशनल मीडिया का, तो ट्रेडिशनल मीडिया में जो एक फोक लेवल पर चीज़ें होती थी कि पहले मोहल्ले मोहल्ले में जाकर इंफॉर्मेशन देना, वो ढोलक बजाते थे। फिर ट्रेडिशनल मीडिया में जो है एक लेटर कॉन्सेप्ट की चीज़ें चलने लगी। इसके बाद जो है फिर ट्रेडिशनल में फोक के थ्रू जो है, डांस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम सोसाइटी में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मीडिया का जो था फिर वो आपको याद होगा कबूतर से भी ये लोग मीडिया का एज ए टूल यूज़ करते थे। तो बृहद पैमाना था ट्रेडिशनल मीडिया का और उसी ट्रेडिशनल मीडिया को फॉलो करते हुए जो है लोग एक चले आ रहे थे। और इसके भी ख़ास मतलब जो कह सकते हैं कि एक जो इम्पोर्टेंस था एक ट्रेडिशनल मीडिया का वो था कि शब्द वर्बल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपकी वोकल जो है स्पष्ट और खुली और स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही जो शब्दों का चयन होता था वो भी एक बहुत सटीक तौर पर किया जाता था कि हम जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ के लोगों को समझ में आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम जहाँ जिस सोसाइटी में हम ट्रेडिशनल मीडियाज़ का फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर हम क्लिस्ट वर्ड और कुछ ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं जिससे समाज किसी तरह से सोसाइटी जो है ना समझ पाए। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान में रखा जाता था। जो कम्युनिकेशंस था वो बहुत डिफरेंट टाइप से म्यूज़िक के थ्रू दिया जाता था, डांस के थ्रू दिया जाता था।
एक्टिंग के थ्रू दिया जाता था। राजा जो था वो ढोलक पिटवा कर अपने गांव में इंफॉर्मेशंस देते थे। तो ट्रेडिशनल्स मीडिया और मीडिया का भी एक अपना एक अंदाज़ रहा है, एक काम करने का तरीका रहा है, और जो उनका वर्क प्रोसेस था तो ट्रेडिशनल ही फॉलो था। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में किसी और विषय के और किसी मुद्दे को लेकर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे बहस करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं एंड तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन एंड से पहले रिमाइंड ज़रूर करवाता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या क्या इस वीडियो में देखा और क्या क्या आपको सीखने के लिए मिला। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड करके इस बात पर नज़र डालते हैं कि आज हम उन लोगों ने क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। और देखिए ट्रेडिशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कंपटीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह ले, चाहे अपने अंडरस्टैंडिंग्स लेवल को डेवलप करने के लिए की बात कर ले, या आप एज ए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हैं, आपको किस तरह से आपका ध्यान रखना चाहिए, किस तरह कौन कौन से इंफॉर्मेशंस क्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वेब जर्नलिज़म को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझा सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल तो डिफरेंट है। आप एक सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लेकर भी, जैसे आपके घर में अखबार आते हैं और एक एक वो ले लीजिए ऑनलाइन उनके अखबार का न्यूज़ ले लीजिए, और दोनों में आपको डिफरेंट पता चल जाएगा कि ये अगर अखबार में अगर 4 कॉलम की खबर है, 4 कॉलम की खबर है, तो वेब में जो है ऑनलाइन में वो सिंगल या डबल लाइन से ज़्यादा की खबर नहीं बनती है। तो ऐसा नहीं है कि खबर की विस्तार विस्तार मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया है, वो डिस्क्राइब किया गया है अखबार के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो एक्सप्लेन किया गया है स्टोरी को, वो वेब के फॉर्म में। तो दोनों में जो 5W1H है दोनों में फॉलो किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5W1H जो है सिर्फ प्रिंट के लिए फॉलो होता है। कहीं भी रहेंगे किसी भी मीडियम के लिए 5W1H बहुत मायने रखता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिलेबस बढ़ गया है ये, कभी कभी पता नहीं चलता है। तो हमने जो शुरुआती दौर में जो बातचीत करने का स्टार्ट किया था कि साइबर मीडिया के लिए कैसे लिखा जाता है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज हम लोगों ने इस बात पर बहस किया, चर्चा किया कि साइबर मीडिया लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, बहुत छोटा छोटा वाक्य लिखना, क्लिष्ट वर्ड को नहीं लिखना, ग्रामेटिकली जो है बहुत ही करेक्ट लिखना, फिर लेंदी खबर नहीं लिखना है, शॉर्ट खबरें लिखनी है। उसके बाद बहुत सिंपल और आसान भाषाओं में लिखना, ये सबसे बड़ी खासियत है। टू कीप शॉर्ट, बहुत जो आसान भाषाओं में लिखना ये ज़रूरी है। Needed to kept short unless users visit the particular web page with the intentions to read. He or she want to read more than the lines or 2 lines. Longer the copies, the less likelihood and that is it will read. Keep it simple, keep the short copy simple, do not complicated the story so much। तो सिंपल भी लिखना है, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं लिखना है।
आपको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड और शॉर्ट स्टोरी अगर आप लिखेंगे तो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि लिखने के तरीक़ों को आप अच्छे से समझें। इसको देखिए अच्छे से कि छोटा लिखना है, सिंपल लिखना है। ज़्यादा बड़ा कॉपी नहीं लिखना है, बोरिंग नहीं लिखना है। बोरिंग अगर लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं आपकी स्टोरी को। इसलिए इंटरेस्ट बना कर लिखा जाता है, हेड सब हेड को तोड़कर उसको स्टोरी को लिखा जाता है। आप जब ऑनलाइन वेब पोर्टल सबको देखेंगे तो इसी तरह से लिखा जाता है, छोटे छोटे वाक्यों में लिखना, हेड सब हेड को तोड़कर लिखना। ये वेब जर्नलिज्म का पार्ट है। आप अपने ऑडियंस को अच्छे से समझें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आपके ऑडियंस किस तरह की भाषाओं को समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप वर्ड का सिलेक्शंस करते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में है ये भी आप समझने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने की पूरी तरह से कवायद रखती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। कन्वेंशनल मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया। अब इसमें क्या है, कन्वेंशनल मीडिया और न्यू मीडिया, इसको भी हम लोगों ने समझा कि वी हैव लर्नड अ लॉट about the communications barrier media form use the communication as the use of communication our daily day to day life. But it's also important to understand what communication is not only confined to print, television and radio, photography, internet. There are other way of communication which exist in different form and around us. तो हम लोगों ने एक एक पहलुओं को विचार किया, समझने की कोशिश की। इवन टुडे यू विल फाइंड द विलेज देयर वेयर देयर इज़ ए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल इन much places might not be able to review television or access the internet. Similarly, illiterate people will not be able to newspaper or magazine. However, this does not mean that they do not communicate. They have also developed different ways of communication depending upon the local language and culture. तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिस एरिया के लिए लिख रहे हैं उसकी भाषाएं, कल्चर्स और लैंग्वेज के तौर पर भी आपको बहुत मजबूत होना होगा। अगर आप बंगाल में हैं तो बंगाल के हिसाब से उनकी भाषाएं, उनके कल्चर्स को ध्यान में रखकर लिखना होगा। अगर आप साउथ में हैं, अगर चेन्नई में है, कर्नाटक में है, बेंगलोर में है, तो जो भी साउथ के जिस पार्ट में है वहाँ की भाषा और संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। Traditional media and non-electronic mediums which work as a part of our culture as vehicle of transmitting traditions from one generation to another generation is called traditional media. Traditional media thus represent a form of communications implement verbal. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप इस लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ट्रेडिशनल मीडिया किसे कहते हैं, ऑनलाइन मीडिया क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपको आज इस वीडियो लेक्चर की तरह बेनिफिट मिला होगा। इसके साथ ही साइबर मीडिया के लिए कैसे लिखने का तौर तरीका है, कैसे लिखा जाता है, ये भी हमें जानकारियाँ मिली। तो इन्फॉर्मेशंस को
आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप इसमें स्किलफुल बनेंगे। ऐसा नहीं है कि समझना ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, समझना तो इम्पॉर्टेंट आप समझ जाएंगे, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको अपने डे रूटीन लाइफ में इसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए जो वेब जर्नलिज़्म में और एक प्रिंट के लिखने में बहुत काफ़ी अंतर हो जाता है। तो कभी कभी प्रिंट वाले लिखने वाले वेब के लिए नहीं लिख पाते हैं और वेब जो है प्रिंट के लिए नहीं लिख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। इसलिए हमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी समझ में नहीं आता है कि वेब के लिए हमें कैसे लिखना है और ट्रेडिशनल मीडिया के लिए अगर हम प्रिंट के लिए लिख रहे हैं या मैगज़ीन के लिए लिख रहे हैं तो किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चूँकि उनको पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग जो हम लोग को अभी बताया जा रहा है कि आप साइबर यानी वेब जर्नलिज़्म के लिए आप लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे। छोटे छोटे वाक्य लिखना है, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, बहुत कैची लिखना है। आपका जो फेशियल ये जो एक्सप्रेशंस है, जो संस्कृति है वो भी होना चाहिए। लैंग्वेज, भाषाएं और उनकी संस्कृति भी उनके कॉपियों में वेब जर्नलिज्म में झलकनी चाहिए। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके जो यूजर्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि आपके यूजर्स के कौन से शब्द की वैल्यू है, कौन से यूजर्स जो है आपके वर्ड्स को जो किस तरह के यूजर, जैसे साउथ के हैं तो साउथ की तरह आप लैंग्वेज लिखेंगे, उनकी संस्कृति और सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रख कर लिखेंगे। इसी तरह से अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल की, कश्मीर की, नॉर्थ ईस्ट की, तो जितने भी डिफरेंट एरिया है तो वहाँ अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति को भी ध्यान में रख कर लिखना होगा। ये वेब जर्नलिज्म का बहुत अच्छा तरीका है। अगर बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया कि अगर स्टोरी है तो आप उस स्टोरी की इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो हेड सब हेड तोड़ कर फिर उसको आप इंटरेस्ट बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वेब जर्नलिज़म का एक हिस्सा है। ट्रेडिशनल मीडिया में जो बातें हैं वो कैसे हो, क्या है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया, और ट्रेडिशनल मीडिया किसे कहते हैं ये भी हमने समझने की कोशिश किया। तो मेरे आई थिंक ये जो सिलेबस है, अब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको कि ये सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है। हर एंगल से आपके सिलेबस को बनाया गया है ताकि जब आप फील्ड में जाए तो आपको किसी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए इस सिलेबस को, इस लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, सुने। अगर फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है और कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी उम्मीद क्यों नहीं किया तो फ़िलहाल बस इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो के साथ बहुत इन्जॉय किए होंगे और बहुत चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा आपको इस वीडियो के थ्रू। बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वेब जर्नलिज़म, अब आप लोग जो ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और वेब जर्नलिज़म का दौर शुरू हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि इस दौर में जाने के लिए आप तैयार ही ना हो पाए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेब जर्नलिज़म में हमें कैसे कि एडवांटेज क्या है, कैसे कॉपी लिखी जाती है, स्टोरी कैसे लिखे जाते हैं, ये तमाम जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस हैं इसको हम ध्यान में रख कर हम लोग को लिखना होता है। तो इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। आई होप आप लोग इसे घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। उसको इस तरह तौर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर कोई अखबार का खबर है और उसको देखिए कि ऑनलाइन जो खबर है किस तरह से लिखी गई है, तो आपको दोनों में स्पष्ट तौर पर अंतर दिख जाएगा। तो इस अंतर को आपको समझने की ज़रूरत है, ये नहीं कि सिर्फ देख लेना है, समझने की ज़रूरत है। क्या वाकई में जो लिखा गया है वो खबर का शब्दों के में अंतर कितना है,
वो सिंगल डबल या फोर्थ कॉलम की खबर है, तो वेब में कितने कॉलम की खबर है, उसमें जो एरिया इंटरेस्ट बना कर लिखा गया है, क्या वेब में भी उसी तरह से लिखा गया, या वेब में इंटरेस्ट बनाने के तरीके और हैं। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, आप एक प्रैक्टिकल अपने घर पे एक मोबाइल के थ्रू, एक न्यूज़ के थ्रू आप बस उसको, जो आप जिस तरह से डेली रूटीन लाइफ करते हैं उसको कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस पॉइंट पर आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बुक पढ़ने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज़ की ज़रूरत है। आप बस जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया है उस एग्ज़ाम्पल को आप घर में फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको जो है 10 नहीं तो कम से कम 6-7 अंतर तो आपको दिख ही जाएंगे। तो इसलिए इसको ये ज़रूरी है कि आप उसको फॉलो करते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर इसी क्या जो वेब जर्नलिज्म है इस पर हम बात करेंगे, साइबर वर्ल्ड की बात करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं, और इंडियन कॉन्टेस्ट में भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।